हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी में। तो आज हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये होते क्या हैं उसको देखते हैं। ये आपका क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज हम देखते हैं इसको, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको सबसे पहले परिभाषित कीजिए। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 तथा c1 और a2 b2 c2 तथा कर दीजिए तथा c2 एक वास्तविक संख्या हो तथा a1 b1 और a2 b2 नॉट इक्वल टू 0 के रूप के समीकरण युग्म को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो हमारा हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसको हम परिभाषित किए हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ये आपका जब भी होगा आपका जोड़ा में होगा, पेयर में होगा। आप 9th में पढ़े होइएगा, आपका सिंगल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपका जोड़ा में होगा। तो देखिए, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 तथा c1 और a2 b2 तथा c2 एक वास्तविक संख्या हो यानी रियल नंबर हो तथा a1 b1 और a2 b2 नॉट इक्वल टू 0 के रूप के समीकरण, यानी a1 का मान और b1 का मान और a2 का मान और b2 का मान ये कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी 0 के छोड़ के कुछ भी हो सकता है, या तो माइनस में या प्लस में, यानी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये 0 के बराबर होता है तो ये पूरा समीकरण ये इतना 0 हो जाएगा, तो x का मान 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा y, तो ये आपका एक चर वाला हो जाएगा। इसलिए हमको a1 का मान और a2 का मान और b1 का मान और b2 का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इस रूप के जो समीकरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब देखिए, ये जो समीकरण है इसको हलों की संख्या, यानी ये जो समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या जो होगी, इसकी या तो 3 हल होगा या 3 कंडीशन इसके होते हैं। देखिए, पहला कंडीशन जो होगा, या तो इसका एक हल होंगे, इसी को हम कहते हैं केवल और केवल एक हल, केवल और केवल एक हल, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होगा इसके कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे, ये दूसरी कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन होगा इसके अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। यानी इसमें हलों की संख्या होने के लिए आपको 3 कंडीशन है, या तो कोई हल नहीं होगा या कोई हल होगा, यानी एक हल होगा या इसके अनगिनत हल होंगे, यानी इसी 3 में से इस समीकरण का कोई हल होगा। तो हम देखते हैं इसमें से कोई समीकरण लेकर के उसके हल की संख्या, यानी चेक करते हैं कि उसके हलों की संख्या कितनी होगी, या एक होगा या अनगिनत होंगे या कोई हल नहीं होगा। उससे पहले, उसको जानने से पहले हमको शर्त को जानना होगा। शर्त होता क्या है, तो देखिए शर्त जो होता है इसका, अगर पहला शर्त है, यानी अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसके हलों की जो संख्या होगी, हम बना देते हैं यहाँ पे, ये हो गया अनुपात। यानी इसको हल करने की 2 विधि होती है। पहला एक होती है ग्राफीय विधि और दूसरा होती है अनुपात विधि। तो ग्राफीय विधि हमको पढ़ना है अगले चैप्टर में, और ये अनुपात विधि है, हम यहाँ पे देखते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है अगर b1 बटा b2 को, तो इसके हलों की जो संख्या होगी, हलों की संख्या अद्वितीय होगी। यानी अद्वितीय कहने का मतलब इसके
एक हल होंगे, अद्वितीय यानी कहने का मतलब एक हल होंगे। जो व्यक्ति दुनिया में एक हो उसको अद्वितीय कहा जाता है, तो इसके हल भी होंगे अद्वितीय। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो इसके एक हल होंगे। और इसी समीकरण युग्म को हम अविरोधी कहते हैं, अविरोधी या संगत, यानी इस समीकरण का नाम है अविरोधी कहेंगे या इसको संगत कहेंगे। और इसका जो आलेखीय निरूपण होगा, आलेखीय निरूपण, इस समीकरण का जो आलेखीय निरूपण होगा वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। आलेख अभी आपको अगले क्लास में बताया जाएगा, यानी अगले चैप्टर में आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे आपको आलेख नहीं देखना है, केवल हमको हल करने की विधि देखना है और समीकरण को हल करना है। तो ये हो गया हमारा क्या, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो इसके हलों की संख्या हो जाएगी क्या है, एक हल होंगे, इसको अद्वितीय कहते हैं। जिसका एक हल हो उसको अद्वितीय कहेंगे। इस समीकरण युग्म को अविरोधी समीकरण कहते हैं या संगत कहते हैं। और इसका आलेखीय निरूपण हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, कभी कभी छेदी रेखाएं भी दे देती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक हल के लिए। अब हम देखते हैं 3 कंडीशन होता है, तो ये पहला हो गया। और दूसरा होगा अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के, तब इसके कितने हल होंगे, तब इसका कोई हल नहीं होगा, यानी इसका एक भी हल नहीं होगा। और इस समीकरण को कहते हैं विरोधी या असंगत, यानी इस समीकरण का नाम हो गया विरोधी या असंगत कहेंगे। और इसका जो आलेखीय निरूपण होगा वह समांतर होगा। ये आपको आलेख में बताया जाएगा, समांतर यानी एक समान में होगा, यानी एक सीध में समांतर होगा। क्या होगा, जिसका A1/A2 बराबर है अगर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के, तब क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा उसका कोई हल नहीं होगा। इसी को हम अब विरोधी कहेंगे या असंगत कहेंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन में देखिए क्या होता है, तीसरा कंडीशन में होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी अगर तीनों बराबर हो तो उसके क्या होंगे, उसके अनगिनत हल होंगे, यानी अनंत अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल। और इस समीकरण युग्म को कहते हैं आश्रित या संगत। इसको भी संगत या आश्रित कहेंगे। इसको भी पहला वाला जो है जिसका अद्वितीय हल होगा उसको भी संगत कहेंगे और इसको भी संगत ही कहेंगे। जिसका क्या होगा, अगर तीनों एक सीध में अगर बराबर है तो उसको क्या कहेंगे, उसका अनगिनत हल होगा और उसको आश्रित या संगत कहेंगे। और इसका जो आलेखीय निरूपण होगा वह समपाती होंगे। अब हम देखते हैं समीकरण को, यानी हम उदाहरण लेकर के देखेंगे कि कितना, उदाहरण लेकर के हम देखते हैं कि कितने हल होंगे। यानी अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो उसके क्या अविरोधी होंगे, उसको संगत कहेंगे। उसका कोई एक हल होगा, उसको प्रतिच्छेदी रेखाएं, उसका आलेखीय निरूपण होगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कितने हल होंगे, यानी समीकरण लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए देखिए, पहला उदाहरण हम देते हैं आपका है 2x + y बराबर 3, x + y बराबर 2। अब इसका पूछेगा कि इसके कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, हमको चेक करना है। तो इसके कितने हल होंगे, तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसमें A1 का मान कौन होगा, B1 का मान कौन होगा और C1 का मान कौन होगा, A2 का मान कौन होगा, B2 का मान कौन होगा और C2 का मान कौन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे A1 बराबर आपका हो जाएगा x का गुणांक यानी 2, और B1 बराबर आपका हो जाएगा y का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, और C1 बराबर आपका हो जाएगा अचर पद 3। तो A1 B1 C1। अब एगो हो गया A2, अब A2 का हो जाएगा x का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ 1 छुपा रहता है। फिर B2 बराबर हो जाएगा आपका क्या y है, तो y का गुणांक कितना कुछ नहीं है मतलब 1। C2 बराबर हो जाएगा आपका अचर पद 2। तो हम ये मान डाल दिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का। हमको चेक करना है तो हमारा क्या है, तो हो जाएगा चेक करने के लिए आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसी पर हम चेक करेंगे। तो A1 का मान कितना है आपका 2 है, A2 का मान 1 बराबर B1 का मान 1
और B2 का मान 1 और C1 का मान 3 और C2 का मान 2 है। अब देखिए इसमें हो गया आपका 2/1 बराबर 1/1 और 3/2, यानी ये आपस में तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, यानी पहला वाला हमको आपको देखना है। तो क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस समीकरण के हल कितने होंगे? तो हम आपको पहले आपको बताए थे यहाँ पे कि अगर A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 तो उस समीकरण के क्या होगा, कितने हल होंगे? तो इस समीकरण का एक हल होंगे, केवल और केवल एक हल होंगे। और इसी समीकरण को हम क्या कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे, यानी अद्वितीय जिसका हल एक हो, अद्वितीय या अद्वितीय, और इसी को कहेंगे अविरोधी, अविरोधी या संगत। यानी क्या हो गया हमारा, ये पहल का जो हमारा है अनुपात में जो पहल का है हलों की शर्त पर, तो उस पर हम चेक कर लिए, यानी इसका क्या होगा, एक हल होंगे। और हम देखते हैं दूसरा उदाहरण के माध्यम से, यानी दूसरे का, यानी जिसका कोई हल नहीं होगा उसको चेक करते हैं। तो देखिए दूसरा हो गया आपका, दूसरा हो गया 3x + 4y बराबर 10। फिर उसके बाद है 6x + 8y बराबर 15। अब इस पर देखते हैं, इसमें आपका हो जाएगा A1 का मान 3, B1 का मान 4, C1 का मान 10। फिर हो जाएगा A2 का मान 6, B2 का मान 8 और C2 का मान 15। इसको भी चेक कीजिए, A1/A2 पर बटा B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 का मान है 3। अब हम इसको क्यों रख रहे हैं, यानी हम चेक कर रहे हैं कि आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, हम उसको चेक करने के लिए रख रहे हैं। तो A1 का मान हो गया 3 और A2 का मान हो गया 6, B1 का मान हो गया 4 और B2 का मान हो गया 8, C1 का मान हो गया 10 और C2 का मान हो गया 15। अब कटने वाला है, इसको कटा दीजिए। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 4 दूना 8, ये हो जाएगा कितना, नहीं कटेगा तो रहने दीजिए, नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 10 कटेगा ही, 5 से 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, यानी 2/3। तो आप देख रहे हैं ये दो बराबर है, 1/2 और 1/2, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसको काट दीजिए, यानी इक्वल टू नहीं है, बराबर। तो देखिए हमारा शर्त में क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। यानी क्या हो जाएगा, यानी जब अगर दो को बराबर है, अगर तीसरा बराबर नहीं है तो उसके क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, यानी उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिख दीजिए यहाँ पे, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और इस समीकरण को क्या कहते हैं, विरोधी या असंगत। आपका एग्जाम में पूछता है कि दे देगा समीकरण, कहेगा इसके कितने हल होंगे, समीकरण में दे देगा, कहेगा इसके कितने हल होंगे, तो आपको चेक करके बताना है कि कितने हल होंगे। इसी प्रकार हम लोग चेक करेंगे। तो इसको चेक किए तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण को हम कहेंगे विरोधी या असंगत कहेंगे। और इसका ग्राफीय रूप क्या हो जाएगा, आपका समांतर हो जाएगा, जो पहले बता चुके हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा उदाहरण। अब हम देखते हैं तीसरे पर। तो हम तीसरे पर देखेंगे, तीसरा हमारा उदाहरण हो जाएगा 2x + 3y बराबर 5। फिर उसके बाद है 4x + 6y बराबर 10। अब इसको चेक करते हैं, इसका कितना होगा। तो A1 का मान हो जाएगा आपका 2, B1 का मान हो जाएगा आपका 3 और C1 का मान हो जाएगा 5। फिर उसके बाद A2 का मान हो जाएगा 4, B2 का मान हो जाएगा आपका 6 और C2 का मान हो जाएगा 10। फिर चेक कीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब हम रखिए, A1 का मान है 2 तो 2, A2 का मान है 4 तो 4, B1 का मान है 3 तो 3 और B2 का मान है 6 तो 6। फिर C1 का मान 5 और C2 का मान 10। अब कटने वाला है तो कटा दीजिए इसको, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये एक मरतबे कटा है।
ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब देखिए तीनों बराबर है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यानी जब तीनों आपस में बराबर रहेगा तो उस समीकरण को हम क्या कहेंगे, तो उस समीकरण के हम आश्रित कहेंगे और उसके हलों की संख्या क्या होगी, तो अनगिनत हल होंगे। और इस समीकरण को हम कहते हैं आश्रित, यानी जिस समीकरण का अनगिनत हल हो उसको आश्रित कहेंगे, या दूसरा नाम है इसका संगत। और इसकी जो आलेखीय रूप होगा, आलेखीय निरूपण क्या होगा, समपाती होंगे। तो हम क्या किए, चेक कर लिए, यानी रख करके कि कितने हल होंगे। अगर मान लीजिए आपको ये समीकरण दे दे या कहेगा कि बताइए कि इस समीकरण के कितने हल होंगे, आपका एग्जाम में पूछता है 1 नंबर का कि ये समीकरण दे देगा, कहेगा इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो आपको क्या करना है, चेक कर लेना है। जो शर्त हम आपको लिखवाए हैं इसके पहले वाले में, कितने हल होंगे, वो आपको शर्त याद करना है। वो शर्त याद रहेगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। तो क्या हुआ, हम इसको देख लिए। 2 चर में जो पूछता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है हर साल एग्जाम में। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि 2 चर में जो युगपत रैखिक समीकरण होते हैं उसके हल करने की विधियाँ कितनी होती है। यानी 2 चर में 2 चर में युगपत रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ। अब देखिए ये जो 2 चर होते हैं युगपत समीकरण, उसको हल करने की 2 विधि होती है। जो पहला होता है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि जो आपको अगला चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ग्राफ के माध्यम से पढ़ना है, हम x और y का मान निकालेंगे। और दूसरा होता है आपका बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। तो ये तो आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, यानी इसी का अगला चैप्टर है ग्राफीय विधि, जो ग्राफ है उसको पढ़ना है, तो उसमें ग्राफ के माध्यम से बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको बीजगणितीय विधि का पढ़ना है, जिसमें बीजगणितीय विधि जो होता है आपका 5 प्रकार होता है। पहला होता है तुलनात्मक विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है लुप्तीकरण विधि, चौथा होता है आपका वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि, और 5वां होता है अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि। तो हम क्या करेंगे, अब अगले क्लास में हम आपको देखेंगे कि ये जो होगा आपका तुलनात्मक विधि से इक्वेशन को किस प्रकार बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार बनाएंगे, लुप्तीकरण विधि से किस प्रकार से इक्वेशन को हल करेंगे, वज्रगुणन विधि से किस प्रकार से हल करेंगे, अनुपात निर्णय विधि से किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे दिया 2x + 3y = 4, फिर एक दूसरा दे दिया 3x + 4y = 5, कहेगा इसमें समीकरण को हल कीजिए, यानी x और y का मान निकालना है। तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे, क्या करेंगे, ये बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। तो किस प्रकार हल करेंगे, तो हम उसको अगले क्लास में बताएंगे। पहले बताएंगे तुलनात्मक विधि, उसके बाद बताएंगे प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद बताएंगे लुप्तीकरण विधि, उसके बाद वज्रगुणन विधि, उसके बाद अनुपात निर्णय विधि। तो हम इसको अगले पार्ट यानी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।